हेलो दोस्तों। आज की कहानी है नया जमाना नई सोच। कहानी पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। हमारा तो जीवन ऐसे ही कट गया। तुम लोगों का अच्छा है। लड़कों के बराबर कमाती हो, मन माफिक रहती हो, मन पसंद खाती पहनती हो। खाने का क्या है, बना बनाया बाजार से आ जाता है। कम से कम मन में तो संतुष्टि है कि हम परिवार की आय में बराबर के भागीदार हैं। तुम्हें किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। यह सब कहते कहते दादी भावुक हो गई। ऐसा वक्त आ गया है, न कुछ कायदा है न कानून। जब चाहो उठो और जब चाहो सो। न बड़ों का सम्मान, न छोटों से प्यार, न गृहस्थी की चिंता, न पति का मान। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रियम की गृहस्थी कैसे चलेगी। माना बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, प्रियम के बराबर कमाती है, दफ्तर में बड़ा पद है। सब उसके काम की तारीफ करते हैं। कभी अमेरिका तो कभी लंदन जाया करती है। दोनों पति पत्नी में प्यार भी बहुत है। परंतु गृहस्थी में क्या यही सब काफी है। दोनों न कभी हंसते बोलते हैं, न घर को समय दे पाते हैं। आदित्य और आशा कितना चाहते हैं कि बेटा बहू कुछ समय तो उनके साथ बिताए, पर उनके पास समय कहाँ है किसी के लिए। सुबह 8 बजे प्रज्ञा दफ्तर के लिए निकल जाती है। प्रियम 9 बजे जाता है। लौटने का कुछ निश्चित नहीं। दौड़ते भागते नाश्ता करते हैं। खाना दफ्तर में खाया, रात में पिज्जा बर्गर दुकान से मंगाया और खा लिया। यह भी कोई जिंदगी है। दादी कल ही मुंबई से लौटी हैं। जब से आई हैं इसी तरह बड़बड़ाए जा रही हैं। ताई जी के बेटा बहू वही काम करते हैं, दोनों इंजीनियर हैं। ताई ताऊ जी भैया भाभी के पास मुंबई जा रहे थे तो दादी को भी उन्होंने वहां बुला लिया। जब से वहां से लौटी हैं इसी तरह बड़बड़ा रही हैं। दादी शुरू से ही हमारे पास रहती हैं। माँ भी उन्हें समझा चुकी हैं कि अम्मा जी, यह नया जमाना है। आजकल सबकी यही दिनचर्या है। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो। कैसे कुछ ना कहूँ प्रभा। 5-6 साल हो गए शादी हुए, बच्चे के विषय में तो कुछ सोचते ही नहीं। एक दिन प्रज्ञा को अपने पास बिठाकर समझाना चाहा तो कहने लगी, दादी जी बस कुछ दिन ठहर जाइए। अभी तो मेरा प्रमोशन होना है। प्रियम प्रोजेक्ट के लिए विदेश जा रहे हैं। उनके वापस आने पर आपकी बात पर विचार करेंगे। दादी की बात पर विचार करेंगे, यह भी भला कोई तर्क हुआ। क्या यह सब तुम्हारे हाथ में है प्रज्ञा। जब तक तुम माँ बनने की सोचो तब तक जरूरी नहीं कि तुम्हारा शरीर माँ बनने योग्य रहे। हर काम का एक समय और उम्र होती है। यह निकल गया तो फिर केवल पछताया ही जा सकता है। कौन समझाए उन्हें। इतना बोलकर दादी फिर से दुखी होकर आंसू पोंछने लगी। माँ भी क्या समझाएं। दादी गलत भी तो नहीं है। ताई जी ताऊ जी भी चाहते हैं कि प्रज्ञा माँ बने, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे। उनकी भी कहाँ सुनते हैं दोनों। प्रियम भैया तो भाभी का ही साथ देते हैं। उनकी आकांक्षाओं की लिस्ट में हर भौतिक सुविधा का नाम है, बस नाम नहीं है तो बच्चे का। माँ भी तो नौकरी करती थी, प्रिंसिपल थी वह। सुबह जल्दी उठकर घर की सारी व्यवस्था करना, हम बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करना, दादी बाबा का पूरा ख्याल रखते हुए वह नौकरी करती थी। दादी का सहयोग माँ को हमेशा मिला, लेकिन दादाजी की जानलेवा बीमारी एवं हमारा भविष्य संवारने के कारण उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देने में जरा भी देर नहीं लगाई। हाँ, इतना तो वह अभी भी करती हैं कि 4-6 गरीब बच्चों को घर पर पढ़ाने का समय निकाल ही लेती हैं।
माँ मुझे हमेशा यही समझाती है, नित्या, तुम आज की इस अंधी दौड़ में शामिल मत होना। मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि तुम पढ़ो नहीं या अपने पैरों पर खड़े मत हो, परंतु हमेशा प्राथमिकता अपने परिवार को ही देना, संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी प्राथमिकताओं में सर्वोपरि होना चाहिए। माना आज के समय में पैसे का महत्व बहुत अधिक है, पर कभी यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे काम के कारण घर परिवार दरक रहा है, तो उस स्थिति में अपने परिवार को प्राथमिकता देना। मैंने माँ के विचारों का हमेशा सम्मान किया है। माँ की सीख के साथ साथ मेरी आदर्श मेरी बुआ की बेटी सुमन दीदी रही हैं। वह हमारे परिवार की पहली इंजीनियर लड़की हैं। उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। 2 बच्चों की माँ सुमन दीदी शादी से पहले एक सफल वर्किंग गर्ल थी। ऑफिस में वह एक सफल एवं कुशल अधिकारी थी। जब उनका रिश्ता तय हुआ, तभी भुवन जीजा ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि हमारे परिवार में तुम्हारे काम करने को लेकर कोई विरोध में नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे काम को लेकर परिवार बिखर सकता है, तो उस स्थिति में तुम्हें काम की बजाय परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। दीदी ने जीजा जी की इच्छा का हमेशा ध्यान रखा। शादी के बाद वह 3 साल तक एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती रही। उनके अधिकारी उनकी कार्यकुशलता से बहुत खुश रहते थे। 3 साल बाद जब उन्होंने मां बनने का मन बनाया, तो उस समय यह अपना त्याग पत्र देने को तुरंत तैयार हो गई। यह अलग बात है कि उनके बॉस ने उनका त्याग पत्र यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि तुम लंबी छुट्टी लेकर घर से ही ऑफिस का काम करती रहना। अतः दीदी इस तरह घर पर रहकर काम करती रही। जब उनकी बेबी बड़ी होने लगी, तब वह कुछ समय के लिए दफ्तर चली जाती। आज भी जब वह 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, दफ्तर का अधिकतर काम घर पर ही करती हैं। इस तरह सुमन दीदी ने घर परिवार को संभालते हुए अपनी नौकरी भी जारी रखी। मैंने भी दीदी का अनुकरण करते हुए ऐसा कोर्स करने का मन बना लिया है, जिससे जब तक चाहो नौकरी करो और जब चाहो घर से काम करो या अपना निजी काम शुरू कर दो। मेरी इच्छा तो फैशन डिजाइनिंग में कुछ करने की है। उसमें नौकरी के साथ साथ घर पर रहकर भी काम किया जा सकता है। इस तरह मैं घर परिवार दोनों जगह सामंजस्य बिठा सकती हूँ। मेरा मानना है कि थोड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से ही परिवार में प्यार व आपसी समझ पनपती है। आखिरकार परिवार ही तो सर्वोपरि है। एक दिन दादी को अच्छे मूड में देखकर मैं उनके पास गई और उनके गले में बाहें डालकर पास में ही लेट गई। वह मेरे बाल सहलाने लगी। दादी, पता है, प्रज्ञा भाभी बचपन में बहुत ही सीधी और कोमल सी थी। यह बात उन्होंने अपनी शादी के बाद मुझे स्वयं बताई थी। बचपन में भाभी व उनकी दीदी आम लड़कियों की तरह खूब मस्ती करती थी, लेकिन उनकी दादी व उनके मम्मी पापा को लड़कियों का इस तरह मस्ती करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियों को घर की चार दीवारी में रहकर गृहस्थी के काम सीखने चाहिए। बाहर के काम के लिए उनका भाई ही उपयुक्त है। उसे उच्च शिक्षा दिलाई जा रही थी। उसकी सुख सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाता था। यहाँ तक कि लड़के एवं लड़कियों के खान पान में भी भेदभाव किया जाता था। उनका मानना था कि लड़कियां तो पराया धन है, किसी तरह शादी करके इन्हें घर से निकालना ही तो है। बस यही प्रज्ञा भाभी विद्रोह कर जाती। वह अपनी दादी से लड़ पड़ती और कहती कि देखना, मैं वह सब करके दिखाऊंगी जो भैया भी नहीं कर सकेगा। वह विद्रोही होती गई, उनकी कोमलता छिन गई।
उन पर आगे पढ़ने का जुनून सा सवार हो गया। वह क्लास में हमेशा प्रथम आती, गाड़ी चलाती, बैंक आदि का काम देखती। एक तरफ जहां उनकी दीदी अपनी माँ के साथ गृहस्थी के कामों में हाथ बटाती, वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा भाभी अपने छोटे भाई को पीछे छोड़ते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी भी पा गई। घर भर का दुलारा उनका भाई गलत संगत में पड़कर बिगड़ता चला गया। कुछ हटकर दिखाने की चाह ही भाभी को इस मुकाम पर ले आई। यही कारण रहा कि वह घरेलू कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। आप ही बताओ दादी, इसमें भाभी का क्या दोष है? दादी मेरी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। हाँ बिटिया, हमारे जमाने में तो लड़कियों के काम को बहुत छोटा समझा जाता था। पता है, शादी के बाद जब मैं ससुराल आई, तब ससुराल में बहुत बड़ा परिवार होने के कारण सुबह से लेकर रात तक घर का काम करना होता था। कभी कभी तो रात के 12 बजे भी मेहमानों को खाना बनाकर खिलाना होता था। उस पर जरा भी गड़बड़ी होने पर तेरे दादाजी कहते थे कि सारा दिन पलंग तोड़ती हो, खाना बनाना और खाना, इसके सिवाय तो कुछ काम है नहीं। हम बाहर से थक हार कर घर लौटते हैं, इतना भी नहीं कि ढंग से बातचीत कर लो। उनकी दृष्टि में घरेलू कार्य का कोई महत्व नहीं था। उनके ताने सुनकर रोना आ जाता था। 24 घंटे की ड्यूटी करने पर भी यही सब सुनना पड़ता था। दादाजी ही क्या, घर में कोई भी तो संतुष्ट नहीं रहता था। हमारा तो जीवन ऐसे ही कट गया। तुम लोगों का अच्छा है, लड़कों के बराबर कमाती हो, मन माफिक रहती हो, मनपसंद खाती पहनती हो। खाने का क्या है, बना बनाया बाजार से आ जाता है। कम से कम मन में तो संतुष्टि है कि हम परिवार की आय में बराबर के भागीदार हैं। तुम्हें किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। यह सब कहते कहते दादी भावुक हो गई। जीवन भर का दर्द आज उनकी जुबां पर आ ही गया। इस तरह कई माह बीत गए। एक दिन ताई जी का फोन शुभ समाचार लेकर आया। उन्होंने बताया कि प्रज्ञा भाभी मां बनने वाली है। डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहकर पूरा आराम करने की राय दी है। भाभी ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है। भाभी का कहना है कि लड़की होकर उन्होंने लड़कों के बराबर कार्य करके खुद को सफल साबित कर दिया है। अब मां बनकर अपने बच्चे के लिए खुद को सफल साबित करना है। प्रज्ञा भाभी मां बनने वाली है, घर में बच्चा आने वाला है। यह समाचार दादी को सारे जहान की खुशियां दे गया। उनका बस चले तो यह उड़कर मुंबई पहुंच जाए और प्रज्ञा भाभी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। उनका खुश होना बनता है भाई, क्योंकि वह परदादी बनने वाली है। माँ इतना कहकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।